हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 1 और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राक ऐतिहासिक काल में। प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राक ऐतिहासिक। तीसरा प्रश्न है कि किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। प्रश्न संख्या 4 है कि किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला भी है और उसे पढ़ा भी गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है कि पाषाण काल में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किए जाते थे। तो पाषाण काल में पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है कि आग की खोज किस काल में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। सातवां प्रश्न है कि अंत्योष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ। तो अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार का कार्यक्रम। तो ये शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस काल में मनुष्य अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा। तो नवपाषाण काल में मनुष्य अस्थायी आवास बना करके रहने लगा था। दोस्तों, जिस प्रश्नों के जवाब आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर उनके उत्तर दें। नौवां प्रश्न है कि पहली खेती 700 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच किस फसल की हुई थी। तो देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच सबसे पहली खेती 700 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें जो है गेहूं और जौ फसलों की सबसे पहले खेती। प्रश्न है कि तांबे की खोज किस काल में हुई। तो देखिए, तांबे की जो खोज है ये ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो मिलती है वो पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरें अर्थात मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी या मोहर कह लें, तो इसमें जो है मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। मोहर प्लस मुद्राओं में सेल खड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल में किया गया था। 15वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। 16वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, स्थल दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है और कालीबंगा जो है ये घग्घर नदी पर स्थित है। 17वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार कहाँ पाया गया है।
तो देखिए सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार जो है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 है कि किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई है ये हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां पर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 21वां है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंध में। और सिंध वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव। आद्य शिव देवता का चित्रांकन मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25वां प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किए हैं दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27 है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो देखिए हड़प्पा कालीन समाज जो था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन क्षेत्रों में विभक्त था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई। तो माप और तौल से सिंधु घाटी के लोग परिचित थे, इस बात की पुष्टि किस स्थल से हुई है। तो इसकी पुष्टि लोथल से हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये निवासी शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर बने हुए थे ये घर ईंट से बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी सबसे पहले हड़प्पावासी जो है किस वस्तु को खोजा था। तो हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सबसे पहले कपास की खोज हड़प्पावासी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33 है कि मोहनजोदड़ो का अस्थाई नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अस्थाई नाम है मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 34 है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। प्रश्न संख्या 35 है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो देखिए सैंधव स्थलों के जो खुदाई हुआ तो इसमें सबसे अधिक मोहर पर किस पशु का चित्रांकन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
बैल का, सबसे अधिक चित्रांकन बैल का हुआ है। प्रश्न संख्या 36 है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो ये कहाँ से पता चला है? तो इसका सही जवाब होगा धोलावीरा। धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर सामान्यतः लाल रंगों का उपयोग अधिक हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38 है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 39 है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए कि शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40 है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41 है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यही कथन जो है सबसे ज्यादा चित्रण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो कपास का सबसे पहले उत्पादन तो सिंधु के क्षेत्रों में हुआ है। तो इसको यूनान या ग्रीक के लोग किस नाम से जानते थे? तो यूनान और ग्रीक के लोग इन्हें सिंडन कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44 है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें जो है व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस, हिरण, इन सभी जानवरों का इसमें चित्रांकन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दालें। दालों का उत्पादन हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा नहीं किया जाता था, जबकि जौ, चावल, गेहूं इन सब का उत्पादन किया जाता था। प्रश्न संख्या 46 है कि हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो हड़प्पा कालीन लोग नगर में अपने घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47 है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक काल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48 है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल क्या है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और ऋग्वेदिक का काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 49 है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि गेहूं, चावल और जौ का ज्ञान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 50 है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 51 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में वेद है और उनके स्रोत हैं। तो सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखिए स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण का चर्चा है। प्रश्न संख्या 52 है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 53 है कि ऋग्वेदिक आर्यों का
मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 54 है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 55 है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 56 है आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? तो आर्य जो भारत में आए थे संभवतः मध्य एशिया से आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 57 है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 58 है कि वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? यानी वैदिक युग में यव का क्या मतलब होता था? तो यव का मतलब होता था जौ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 59 है कि प्राचीनतम पुराण है? तो देखिए प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 60 है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? अर्थात ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से किस देवता को माना जाता था? तो प्रधान देवता जो था ये इंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 61 है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्थात व्रीहि शब्द का क्या अर्थ होता है? तो व्रीहि शब्द जो है ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 62 है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 63 है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए संस्कारों की कुल संख्या 16 है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64 है कि ऋग्वेद में अधन्य अर्थात जो वध करने योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में से किस भारतीय को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाद मुनि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 67 है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 68 है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 69 है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 70 है कि वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 71 है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किसे मानी जाती थी? तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 72 है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण अतिरंजी खेरा से मिला है जो कि राजस्थान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73 है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये चिकित्सा से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 75 है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। प्रश्न संख्या 76 है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो देखिए आर्यों का प्रिय पशु गाय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 77 है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 78 है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 79 है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा वासियों की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 80 है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 81 है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार पाणिनि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 82 है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 83 है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 85 है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 86 है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोल्य वंश से संबंधित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 87 है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जब महात्मा बुद्ध घर का त्याग किए थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है प्रश्न संख्या 88। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं। तो सबसे पहला है कि महात्मा बुद्ध का जन्म। तो महात्मा बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक था वो कमल था। दूसरा है प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और महाबोधि वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष को कहा गया। और महात्मा बुद्ध का जो त्याग है उसको घोड़ा से दिखाया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 89 कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित स्थानों का उल्लेख नीचे दिया गया है। तो स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं स्तंभ 1 है जन्म। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में। और बुद्ध अपना पहला प्रवचन दिए थे सारनाथ में। और बुद्ध का निधन हो गया था कुशीनगर में। प्रश्न संख्या 90 है कि आलार कालाम कौन थे? तो आलार कालाम जो थे बुद्ध के एक गुरु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु थे आलार कालाम। प्रश्न संख्या 91 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 92 है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 93 है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया क्यों? क्योंकि वहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 94, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप जो है ये राजगीर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 95 है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील,
धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक और वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता। तो देखिए बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ उसमें सबसे पहला 1 नंबर का बौद्ध धर्म की सादगी, दलीलों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये चारों चीज़ जो है ये बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 96 है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है यह औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न संख्या 97 है कि त्रिपिटक क्या है। देखिए त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 98 है कि बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो विक्रमशिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 99 है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए जो है सो उपयुक्त में से किसी को भी नामित नहीं किया था। आनंद को भी नहीं किया था, महाकश्यप और उपाली किसी को नहीं नामित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 100 है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में मल्ल राज्य में बिताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। धन्यवाद। प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट सीरीज संख्या 2 को जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101 है कि अधोलिखित बौद्ध संगतियों में और अध्यक्षों को मिलान करना है। इसमें बौद्ध संगति दिया हुआ है और अध्यक्ष दिया हुआ है, इनको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो हैं वो थे सुबुकामी या इसको साबक मीर भी कहते हैं। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं मुगली पुत्तीस। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी में हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र, जबकि इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष भी थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष भी थे और उनका नाम अश्वघोष था। प्रश्न संख्या 102 है बौद्ध संगतियों एवं उनके आयोजन का स्थल है, इनको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, जबकि तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 103 है कि बौद्ध परिषदों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बौद्ध संगति को और उसके समय के जो शासक थे उनको देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो है प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था ये अजातशत्रु के समय हुआ था, जबकि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था ये कालाशोक के समय हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुआ था। प्रश्न संख्या 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो इन दोनों में जो है समान ये नहीं है कि आत्मा दमन की बातें जो है बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है, जबकि अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सब बातें बौद्ध तथा जैन धर्म में समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 105 है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया, अर्थात गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया। तो गौतम बुद्ध जो है ये कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 106 है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। तो सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है वो प्रगति को इंगित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 107 है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था।
तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 108 है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 109 है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है इनका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध जैन धर्म से है, जबकि त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 110 है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। 4 स्थान दिए गए हैं, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और पावापुरी। तो सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर ये तीनों बौद्ध से संबंधित है, क्योंकि गौतम बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे कुशीनगर में, जबकि पावापुरी जो है ये महावीर से संबंधित स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 111, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 112, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विख्यात बोरोबुदुर मंदिर जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 113 है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 114 है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर के त्रिरत्न कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है, जबकि त्रिपिटक का संबंध जैन धर्म से है। प्रश्न संख्या 115 है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 116 है कि बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां है। तो वह स्थान अब उत्तर प्रदेश में है। तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 117 है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या था। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है सबसे पहला ये सारनाथ में बुद्ध के द्वारा प्रथम दिया गया उपदेश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या 118 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 119 है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 120 है कि जैन तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन था। 24 जैन तीर्थकर हुए थे, उनमें सबसे अंतिम थे महावीर, जबकि सबसे प्रथम थे ऋषभदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 121 है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 122 है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 123 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी, यह कथन सत्य है। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, यह भी कथन सत्य है। और तीसरा है कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह भी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 124 है कि त्रिरत्न सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। तो यह जैन धर्म की महिमा है। यह जैन धर्म में कहा गया है सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान की चर्चा जैन धर्म में की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 125 है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 126 है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो महावीर का प्रथम अनुयायी जो था
वो जमाती था, अर्थात इसे जामिल भी कहा जाता है। और ये महावीर स्वामी के दामाद थे। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था अनुज्जा या प्रियदर्शनी, उनके पति थे जामिल। तो प्रथम अनुयायी था जामिल या जमाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 128 है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 129 है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे ये स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, जो लोग जवाब जानते हैं कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। प्रश्न संख्या 130 है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, वो क्या है? तो देखिए, कौशाम्बी जो है ये बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 131 है कि सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंड राय ने स्थापित करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 132 है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 है। इनकी चर्चा भगवती सूत्र में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 133 है कि मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों का शासन था? तो मगध जनपद में कुल 7 राजवंशों का शासन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 134 है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे ये बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 135 है कि बिंबिसार की हत्या किसने किया? तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने हत्या कर दिया था। प्रश्न संख्या 136, उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो उदयन पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने। प्रश्न संख्या 137 है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 138 है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 139 है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने किया? तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या, नंदीवर्मन की हत्या महापद्म नंद ने किया था और इस नंद वंश की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 140 है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। प्रश्न संख्या 141 है कि महापद्म नंद किस जाति के थे? तो महापद्म नंद जो हैं ये शूद्र जाति के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 142 है कि नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? तो नंद वंश का सबसे क्रूर शासक घनानंद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 143 है कि धनानंद की हत्या किसने किया? तो धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था आचार्य चाणक्य की सहायता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 144 है कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था? तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक था डेरियस प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 145 है सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिकंदर यूनान का रहने वाला था। यूनान के मैसेडोनिया के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 146 है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 147 है कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें
और अपने चाहने वालों को शेयर करें। प्रश्न संख्या 148 है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 149 है कि सिकंदर के थल सेना के सेनापति कौन था। तो सिकंदर के थल सेना का सेनापति था सेल्यूकस निकोटर, जबकि जल सेना का सेनापति था निर्याकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 150 है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 151 है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 152 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 153 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को हराकर उसकी बेटी किससे विवाह कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को हराकर उसकी बेटी कार्नेलिया से शादी कर लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नी थी, एक था दुग्धरा जो घनानंद की बहन थी, दूसरा सेल्यूकस निकोटर की बेटी कार्नेलिया। इनसे विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रश्न संख्या 154, सेल्यूकस निकोटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन राज्य दहेज में दिया। तो सेल्यूकस निकोटर चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान, हेरात ये सभी राज्य उपहार में दे दिया था। प्रश्न संख्या 155 है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 156, अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है। अर्थशास्त्र एक प्रकार की राजनीतिक पुस्तक है और इसके लेखक हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 157 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना विधि से हुई थी। संलेखना विधि ये होता है कि इसमें उपवास रख करके प्राण त्याग दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना विधि से सरवन बेलगोला में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरवन बेलगोला गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 158 है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल। ये दोनों नाम से चाणक्य को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 159 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 160 है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था। तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा से मांगा था अंजीर और मीठी शराब मांगा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 161 है कि बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था। तो बिंदुसार ने तक्षशिला को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 162, अशोक ने किस शहर की स्थापना की। तो अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 163 है कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया। तो अशोक जो है अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 164 है कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 165 है कि किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कलिंग पर आक्रमण के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। संख्या 166 है कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली। तो अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा निग्रोध से मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 167 है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 168 है कि अशोक के रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है। तो अशोक के रानी का शिलालेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 169 है कि लौरिया अरेराज लेक कहाँ है। तो लौरिया अरेराज लेक बिहार के चंपारण में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 170 है कि अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। तो अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा डेरियस प्रथम से मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 171 है कि अशोक का अभिलेख कितने लिपियों में लिखा गया है। तो अशोक का अभिलेख 4 लिपियों में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशोक को शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। प्रश्न संख्या 172 है कि अशोक ने अधिकांश शिलालेखों में अपना नाम क्या लिखा है। तो अशोक ने अधिकांश शिलालेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 173 है कि मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि, पशुपालन, कारखाना, ये सभी मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का आधार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 174 है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला में था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 175 है कि मौर्य काल के भवन किससे बने होते थे। तो मौर्य काल के भवन लकड़ी के बने होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो लकड़ी के भवन थे उसे राजप्रसाद कहा जाता था। प्रश्न संख्या 176 है कि अशोक का सबसे बड़ा स्तूप या अभिलेख कौन सा है। तो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख भाबड़ू अभिलेख था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 177 है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा, अर्थात ब्राह्मण पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा। प्रश्न संख्या 178 है कि गोप कितने गांव के मालिक होते थे। तो गोप जो है ये 10 गांव के मालिक होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 179 है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 180 है कि मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था। तो मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था शुंग वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 181 है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 182 है कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को तथा भारहूत स्तूप के खिड़कियों को किसका बनाया। तो इन्होंने सांची के स्तूप को तांबा का तथा भारहूत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर से बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 183 पुष्यमित्र शुंग पर कितने बार विदेशी आक्रमण हुए थे। खास करके यवनों का आक्रमण हुआ था इनके शासनकाल में। तो ये आक्रमण 2 बार हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 184 है कि मिनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। तो मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 185 है कि पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 186 है कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या वासुदेव कन्नब ने कर दी थी। तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था जिसकी हत्या वासुदेव कन्नब ने कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रश्न संख्या 187 है कि कन्नब वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाई। तो कन्नब वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 188 है कि कन्नब वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री सिमुक ने कर दिया था। तो पूछ रहा है कि कन्नब वंश का वह शासक जिनकी हत्या उसके मंत्री ने कर दिया था। तो वो था सुशर्मा कन्नब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 189 है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमुक। सिमुक जो है ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो इसका 190 है कि सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 191 है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी पर गुजरात के कौन से शासक ने आक्रमण किया था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी पर गुजरात के शासक नहपान ने आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 192 है कि रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो रुद्रदामन का आक्रमण वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के समय हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 193 है कि ब्राह्मणों के सबसे पहले भूदान किस शासकों ने दिया था? अर्थात ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान किस शासकों ने दिया था? तो ये दिया था सातवाहन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 194 है शीशे का सिक्का किसने चलवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शीशे का सिक्का जो है सातवाहन ने चलवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 195 है सातवाहन साम्राज्य कैसा था? यानी सातवाहन का जो साम्राज्य था ये मातृसत्तात्मक साम्राज्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 196 है कि हिंद यूनानियों को सर्वाधिक क्या पसंद था? तो हिंद यूनानियों को सर्वाधिक काली मिर्च पसंद था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 197 है कि भारत में खगोल ज्योतिष तथा गणित और समय की गणना का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में ज्योतिष, खगोल तथा गणित समय की गणना का प्रारंभ यूनानियों ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 198 है कि शक कहाँ के रहने वाले थे? तो शक जो हैं ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 199 है कि शक संवत को कब अपनाया गया था? तो शक संवत को अपनाया गया था 1957 ईस्वी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 200 है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख शासक रुद्रदामन का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 201 है कि रुद्रदामन के किस झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, जबकि सुदर्शन झील के निर्माण करता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 202 है कि गुप्त शासक किसने शकों का सर्वनाश कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो ये शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 203 है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये सूर्य पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 204 है कि शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने कब कराया था? तो शक संवत का प्रारंभ जो है ये 78 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 205 है कि पहलव वंश कहाँ के थे? तो देखिए पहलव वंश जो थे ये ईरान के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 206 है कि पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पहलव वंश के संस्थापक मिथ्रेटोडस थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 207 है कि पहलव वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे? तो पहलव वंश के सबसे योग्य शासक थे गोंडोफर्निस। तो गोंडोफर्निस पहलव वंश के सबसे योग्य शासक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 208 है कि भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? तो भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था संत थॉमस था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 209 है कि कुषाण कहाँ के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया। कुषाण जो है मध्य एशिया के निवासी थे। प्रश्न संख्या 210 है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 211 है कि कुजुल कड़फिसस ने किस प्रकार का सिक्का चलाया? तो कुजुल कड़फिसस जो था ये
तांबा का सिक्का चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 212 है कि कुषाण वंश का अगला शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अगला शासक था भीम कड़फिसस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 213 है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 214 है कि कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो कनिष्क अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 215 है कि कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी जो थी ये थी मंधूस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 216 है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके किस दार्शनिक को अपने साथ ले गया था? तो कनिष्क जो है वे पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 217 है कि कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहां करवाया था? तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम सदी में किया था कुंडल वन में, जिसमें उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। प्रश्न संख्या 218 है कि कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो कनिष्क के दरबार में जो चरक थे वो एक वैद्य थे। हालांकि चरक की पुस्तक है चरक संहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 219 है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र जो है ये रचना अश्वघोष की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 220 है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 221 है कि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट गया था? तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है 222। प्रश्न संख्या 222 है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के शासनकाल में जारी किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 223 है कि कनिष्क के समय पहली बार खेती किस फसल की हुई थी? तो कनिष्क के समय सबसे पहली बार जो खेती हुई थी ये नाशपाती की हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 224 है कि कनिष्क के समय किस नाविक ने मानसून की खोज की थी? तो कनिष्क के समय हिप्यालस नाम के जो नाविक थे इन्होंने मानसून की खोज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 225 है कि रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया था? तो रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 226 है कि कनिष्क की मृत्यु कब हुई? तो कनिष्क की मृत्यु 105 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 227 है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिए गए ऑप्शनों में से कुषाण वंश का कोई भी अंतिम शासक नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 228 है कि कुषाण वंश के ही सामंतों ने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? तो कुषाण वंश के जो सामंत से ये आगे चल करके गुप्त वंश की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 229 है कि कनिष्क के समय किस कला शैली का विकास हुआ? तो कनिष्क के समय जो है गांधार कला शैली का विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 230 है कि गांधार कला शैली में सबसे अधिक मूर्ति किसकी बनी है? तो गांधार कला शैली में सबसे अधिक मूर्ति भगवान बुद्ध की बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 231 है कि गांधार शैली में मूर्ति किस रंग की होती थी? तो गांधार शैली में मूर्ति जो है ये काला पत्थर का बना हुआ होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 232 है कि मथुरा शैली में किस रंग के पत्थर का प्रयोग होता था? तो मथुरा शैली में जो है उजला रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 233 है कि अमरावती शैली का विकास कहाँ हुआ? तो अमरावती शैली का विकास जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 234 है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 235 है कि गुप्त वंश का
वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसका था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 236 है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 237 है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 238 है कि लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिच्छवी दोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 239 है कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है? तो B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 240 है कि पुराणों के अनुसार समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तीन समुद्र का पानी समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है पीता था। 3 समुद्र का पानी समुद्रगुप्त का घोड़ा पीता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्रश्न संख्या 241, किस देश के शासक ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपने दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो ये श्रीलंका के शासक जो हैं, ये बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपने दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 242 है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 243 है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 244 है कि समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक की रचना किए थे? तो समुद्रगुप्त जो है ये कृष्ण चरित्र की रचना किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 245 है कि समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो जिस सिक्का पर समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए दिखते हैं, ये सिक्का सबसे ज्यादा प्रचलित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 246 है कि समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक रामगुप्त बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 247 है कि रामगुप्त की हत्या की चर्चा विशाखादत्त की किस पुस्तक में है? तो ये देवी चंद्रगुप्तम में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक हैं विशाखादत्त, जिसमें रामगुप्त की हत्या का वर्णन है। प्रश्न संख्या 248 है कि किस गुप्त शासक ने शकों को अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 249 है कि इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 250 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन किसका बना था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन जो है ये पत्थर का बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 251 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो संस्कृत के जो 9 विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 252 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया, इसकी यात्रा विवरण किस पुस्तक में है? तो ये सियुकी में है। सियुकी जो है ये फाहियान के द्वारा लिखी गई एक यात्रा विवरण पुस्तक है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो फाहियान आया था उनकी चर्चा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 253 है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि कालिदास रहते थे। प्रश्न संख्या 254 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध वैद्य थे धन्वंतरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 255 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 256 है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 257 है कि विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन था? विश्व का सबसे पहला हॉस्टल देने वाला विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 258 है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवा दिया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 259 है कि कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? तो कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 260 है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का पुनः निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और उसका पुनर्निर्माण जो है एक बार रुद्रदामन ने करवाया था, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त ने करवाया था। प्रश्न संख्या 261 है कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये था गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश जो है हुनों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 262 है कि रजत सिक्का किस जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो रजत सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या है 263 कि भानुगुप्त के किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 264 है कि गुप्त काल की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 265 है कि गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त काल की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 266 है कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 267 है कि गुप्त काल में शासक की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो किसके अधीन होती थी? तो शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामिक के अधीन होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 268 है कि निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था? तो गुप्त काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 269 है कि किस काल में गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो गुप्त काल में गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 270 है कि अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्ध। बुद्ध से अजंता कलाकृति का संबंध है। प्रश्न संख्या 271 है कि अजंता किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। बौद्ध के लिए भी है, जैन के लिए भी है और हिंदू के लिए भी है। तो ये तीनों के लिए अजंता का धर्म जो गुफा है वो प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 272 है कि विश्व में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी? तो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बुद्ध की अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के वामियान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 273 है कि महरौली का लौह स्तंभ किस शासक ने से संबंधित है? तो महरौली का जो लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 274 है कि आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हालांकि शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने ही किया था। प्रश्न संख्या 275 है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 276 है कि गुप्त वंश प्रसिद्ध था। तो गुप्त वंश जो है ये कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 277 है कि हुंडों की राजधानी कहाँ थी? तो हुंडों की राजधानी जो थी ये काबुल थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 278 है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 279 है कि पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 280 है कि पुष्यभूति के कितने संतान थे। तो पुष्यभूति के 3 संतान थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 281 है कि राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा किससे हुआ था। तो राजश्री का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 282 है कि मालवा के किस शासक ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 283 है कि देवगुप्त की हत्या किसने किया। तो देवगुप्त का जो हत्या है वो राजवर्धन ने कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 284 है कि बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो बंगाल के शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 285 है कि वर्तमान में बोधि वृक्ष किस पीढ़ी की है। तो वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो चौथी पीढ़ी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 286 है कि शशांक की हत्या किसने कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दिया था। प्रश्न संख्या 287 है कि हर्षवर्धन ने राजश्री का पता किस बौद्ध भिक्षु के सहयोग से लगाया था। तो हर्षवर्धन ने राजश्री का पता जो है ये दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु से लगाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 288 है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 289 है कि हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की। तो हर्षवर्धन नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन सभी पुस्तकों की रचना हर्षवर्धन ने किया था। प्रश्न संख्या 290 है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 291 है कि कादम्बरी और हर्षचरित किसकी रचना है। तो कादम्बरी और हर्षचरित जो है ये वानभट्ट की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 292 है कि किसके काल को चोर तथा डाकुओं का काल कहा जाता था। तो ये जो है चोर तथा डाकुओं का काल हर्षवर्धन के काल को कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 293 है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के समय ह्वेन-सांग जो है ये भारत का यात्रा किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 294 है कि यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित या शाक्य मुनि किसे कहा जाता है। तो ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। यह राजा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 295 है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो सम्राट हर्षवर्धन कन्नौज तथा प्रयागराज में 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 296 है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को पुलिकेशन द्वितीय ने रोका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 297 है कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 298 है कि इतिहास में किसे राजा के काल को युग परिवर्तन का काल कहा गया है। तो हर्षवर्धन के काल को युग परिवर्तन का काल कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 299 है कि ह्वेन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो मथुरा था। ह्वेन-सांग के समय सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र था मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 300 है कि ऐहोर अभिलेख कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में ऐहोर अभिलेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।